फ्लेचर स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी सिफारतकारी की तालीम और तरबियत के एतबार से दुनिया का सबसे मोतबर इदारा समझा जाता है, जो यूनिवर्सिटियों के शहर बोस्टन में वाक़ है। इसी तरह एक मुनज़्ज़म फ़ौज की तालीम और तरबियत के लिए यूं तो हर आलमी ताकत और हर मुल्क ने अपने यहाँ इदारे कायम कर रखे हैं, लेकिन बरतानिया में 1801 में कायम होने वाले रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट को एक आला मकाम हासिल है। दोनों इदारे आला दर्जे के सिफारतकार और बेहतरीन अस्करी क़यादत की तख्लीक, तरबियत और नोक पलक संवारने के अमल में यद तूला रखते हैं। दुनिया भर के ऐसे तमाम इदारे जो सिफारतकारों को सिफारती आदाब सिखाते हैं और अस्करी क़यादत को फ़न हर्ब के उसूलों से आशना करते हैं, वो हर नए महाज पर होने वाली सिफारती और जंगी हिकमत अमली को अपनी तालीम का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। अस्करी अकेडमियों में न सिर्फ आम जंगों की तारीख पढ़ाई जाती है, बल्कि जंगी हिकमत अमली के लिए इन तमाम गोरीला तंजीमों की मजबूत सफ़बंदी और क़ुव्वत के बारे में न सिर्फ ये बताया जाता है, बल्कि उन पर लिखी जाने वाली कुतुब भी बाकायदा ज़ेर बहस आती हैं। यही आलम सिफारती महाज का भी है। वियतनाम की गोरीला जंग पर जनरल ग्याप की किताब वॉर विदाउट वेपन्स जैसी कुतुब अस्करी अकेडमियों में फौजी तरबियत का हिस्सा हैं। इसी तरह हेनरी किसिंजर की किताब डिप्लोमेसी जैसी कुतुब जो बदलते वक्त के साथ नए ज़ावियों की निशानदही करती हैं, सिफारतकारों को पढ़ाई जाती हैं। लेकिन वक्त का फैसला है कि आइंदा दुनिया भर के सिफारती और अस्करी तरबियती इदारों में जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वो तालिबान की अस्करी हिकमत अमली और सिफारती किरदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम और सर्द जंग के आगाज़ से लेकर अब तक 77 सालों की ये हैरान कुन अस्करी और सिफारती कामयाबी है। गौर करें, 20 साल कबल 2001 में अक़वाम मुत्तहिदा की मुत्तफ़िका हम ज़बान करारदाद के बाद पूरी दुनिया आलमी ताकतों की सरबराही में मुत्तहिद होकर उमर सालिस मुल्ला मोहम्मद उमर के अफ़गानिस्तान पर अपनी पूरी अस्करी ताकत के साथ सिर्फ एक मकसद लेकर टूट पड़ी थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दुनिया के दीगर ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पूरी दुनिया की पंचायत सियासी, सिफारती, अखलाकी और अस्करी तौर पर मुत्तहिद थी और दुनिया भर की प्रोपोगेंडा मशीनरी तालिबान को जालिम, गासिब, दहशतगर्द, इंसानियत दुश्मन, ख़वातीन मुखालिफ और हैवान सिफत साबित कर रही थी। यूं लगता था कि अफगानिस्तान ऐसे है जैसे कोई रेवट से तन्हा रह जाने वाला एक मेमना हो जिस पर भूखे भेड़ियों ने हमला कर दिया हो। लेकिन 20 साल जंग के बाद यही पूरी दुनिया की पंचायत और आलमी अस्करी कुव्वतें सिर्फ गिनती के 50,000 तालिबान के सामने जब मुज़ाकरात के लिए बैठे तो उनसे सिर्फ एक ही चीज का वादा लिया गया, शायद एक ही भीख थी जो उनसे मांगी गई और जो तालिबान अमरीका मुआहिदे का सबसे अहम नुक्ता है, वो जिन्हें दहशतगर्दी का सरपरस्त बताकर उन पर जंग मुसल्लत की गई थी। आज वही तालिबान आलमी ताकतों को ये जमानत दे रहे थे कि तुम बेफिक्र होकर अपने घरों को वापस चले जाओ, हम अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इंसानी तारीख का ये मोजज़ा इतना सादा और आम सा नहीं है कि इस पर हैरान ना हुआ जाए। ये मुआहिदा और ये ऐलान बज़ाते खुद सिफारती और अस्करी तारीख का मीनारे अज़मत है। वो तालिबान के मुआहिदे में जिनके नाम से ब्रैकेट में ये लिखा जाए अमारात इस्लामी अफगानिस्तान, जिसे अमरीका तस्लीम नहीं करता, और दूसरे फरीक के तौर पर दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक की तस्लीम शुदा कुव्वत अमरीका का नाम लिखा हो। वो तालिबान जिनके पास कोई हुकूमत ना हो, कोई फौज या सेक्रेटेरिएट ना हो, उनके मुकाबले में अशरफ गनी के पास हुकूमत भी ऐसी हो जिसे दुनिया भर के हर मुल्क ने तस्लीम कर रखा है और हर मुल्क में उसके सिफारतकार भी बैठे हुए हैं। मगर आइंदा के लिए अफगानिस्तान में अमन की जमानत और सरजमीन अफगानिस्तान को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की तसल्ली सिर्फ और सिर्फ तालिबान दे रहे हों। मंतक से आ रही हैं वो तबसरा निगार जो इस मुआहिदे के बाद भी अभी तक इस मौजू पर मजमून लिखते और गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं कि अगर तालिबान ने अकेले हुकूमत बनाई तो दुनिया इसे तस्लीम नहीं करेगी। दुनिया तो तस्लीम कर चुकी है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठकर अमरीका और ना नेटो अफवाज इस बात की जमानत दे सकती हैं और ना ही अफगान हुकूमत ये ऐलान करने की अहलियत रखती है कि बरमला कह सके कि आइंदा अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। क्या ऐसा कभी इससे पहले दुनिया की अस्करी, सियासी और सिफारती तारीख में हुआ है? बिल्कुल नहीं। तालिबान की गुज़श्ता एक साल की सिफारतकारी का जायजा लिया जाए तो दुनिया भर के तज्जिया निगारों के तमाम अंदाजे यकसर बेमानी होकर रह जाते हैं। ये तज्जिया निगार अमरीका के बाद के अफगानिस्तान और पड़ोसी की बहुत खौफनाक ताबीर पेश किया करते थे। बात कुछ थी ही ऐसी। जंग के आगाज में तमाम पड़ोसी ममालिक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ हर सतह पर जंग में शरीक थे। ताजिकिस्तान से अमरीकी अफवाज दाखिल हुई,
پاکستان کے اڈوں سے ان پر حملے ہوئے اور ایران کے پاسداران نے ان کا ساتھ دیا۔ روس اور چین بھی دونوں اپنے مخصوص حالات یعنی چیچنیا، تاتارستان اور مشرقی ترکمانستان میں مسلمان تحریکوں کے اٹھنے کے خوف سے طالبان کا مکمل صفایا چاہتے تھے، لیکن سفارتکاری کی معراج اور کامیابی کا درجہ کمال دیکھیے کہ آج یہ تمام ممالک ان طالبان کو اپنے ملک میں مکمل ریاستی پروٹوکول دیتے ہیں۔ وہ طالبان جن کے پاس سفارتی سطح پر نہ کوئی حکومت ہے اور نہ ہی ان کے زیر سایہ کوئی ملک۔ وہ پاکستان جس نے طالبان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا، آج ان کا وزیر خارجہ اپنے دفتر خارجہ میں طالبان کے وفد کا استقبال کرتا ہے۔ عسکری سطح پر پوری عالمی برادری کو ہرانا تو اب مسلمہ حقیقت ہے، لیکن بعد از امریکہ افغانستان پر اپنی ریاستی ریٹ کو قائم کرنے اور کٹ پتلی حکومت کے خاتمے کے لیے جو عسکری حکمت عملی اختیار کی گئی ہے اس نے بھی دنیا کو حیران کر دیا۔ سب سے پہلے شمال کی ان سرحدوں کو قبضے میں لیا گیا جہاں سے کمک کا خطرہ تھا، پھر پاکستان اور ایران کی نسبتاً کم مخالف سرحدوں پر اعلانیہ طور پر سپن بولدک اور اسلام شہر کے داخلی دروازوں پر قابو پا کر اپنی قوت کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت تمام مضافاتی اور دیہاتی افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے، جہاں سے شہروں کو خوراک اور اشیاء صرف پہنچائی جاتی ہیں۔ سرحدوں پر 150 سے زیادہ داخلی راستے ہیں جہاں سے تجارتی قافلے آتے ہیں اور $1.5 ارب ماہانہ کی آمدن ہوتی ہے۔ یہ سب طالبان کے پاس ہیں۔ کابل سے کسی حکومتی رکن نے غزنی یا ہرات جانا ہو تو ہوائی راستے کے سوا کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے۔ حکومت کے ذرائع ٹیکس طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ ایسے میں کون ہوگا جو شہروں کا انتظام و انصرام زیادہ دیر تک سنبھالے رکھے گا، اور کب تک، جبکہ پیٹرول فراہم کرنے کا کبھی کوئی راستہ حکومت کے ہاتھ میں نہ ہو۔ طالبان کی افغان جنگ کی یہ عسکری حکمت عملی آنے والے دنوں میں تقریباً ہر ملٹری اکیڈمی کے کورس کا حصہ بن جائے گی۔ آخر میں ایک بات جس پر یقین نہیں آتا کہ وہ دانشور، صحافی، ادیب، سیاستدان اور علماء جو کل تک طالبان کو شدت پسند، قابل نفرت، درندے کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ معاشرے کا ناسور ہیں، یہ کبھی نہیں بدل سکتے، آج 20 سال بعد وہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے والے طالبان ہیں ہی نہیں، یہ اب بدل چکے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ طالبان جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں، اپنوں پر مہربان اور کفار پر سخت، لیکن 20 سالوں میں دنیا بھر کے دانشوروں کے دماغ ٹھکانے لگ چکے ہیں، سافٹ ویئر تبدیل ہو چکا ہے۔